आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा MM वैली पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हकीम अजमल खां जो सरकारी अस्पताल बनाया गया है। अब इसकी जो खबरें हमने इसके पहले भी चलाई थी और ये खबरें हैं कि इसे ज़ाती कंपनियों को दिया जा रहा है, इसका निजीकरण किया जा रहा है। इसे देखते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इंतहाई तेज़ तर्रार जो खातून लेडी जो लीडर हैं फ़रह शेख, उन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल का ऐलान किया था और आज 8वां दिन है भूख हड़ताल पे वो बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। और उनकी ये वाहिद जायज़ मांग भी सामने नज़र आती है कि भाई मुमरा एक बड़ी आबादी है, यहाँ पर कई लाख लोग यहाँ बसते हैं। अगर उन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो सरकारी अस्पताल के लिए उन्हें कलवा शिवाजी हॉस्पिटल जाना होता है। मान लीजिए अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो वहाँ ले जाते अक्सर ऐसा हुआ कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है। डिलीवरी जो होती है उसके लिए बड़ी दिक्कतें हैं और छोटी मोटी जो बीमारी हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। ख़ास तौर से कोरोना काल में जो परेशानियाँ यहाँ के आवाम ने झेली हैं वो उसके हम कोई जिक्र भी आपके सामने नहीं कर सकते। क्या परेशानी हो, क्या आलम था, वो आप सब ने देखा होगा। बहरहाल फ़रह शेख इन जायज़ मांगों के साथ यहाँ बैठी हुई है कि इसका प्राइवेटाइजेशन न किया जाए बल्कि इसे सरकार ही चलाए। अगर सरकार इसमें सक्षम नज़र नहीं आती है तो वो म्यूनसिपैलिटी जो है, वो कॉर्पोरेशन जो है, वो उसे रियासती हुकूमत को टेक ओवर कर दे या कम से कम 2 साल 3 साल इस अस्पताल को चलाया जाए। अगर आपको लगता है कि वाकई नुकसान हो रहा है तब आप अगर ये फ़ैसला करते तो यहाँ के लोग उसको सोचने में पर वही मजबूर होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है और इसे डायरेक्ट प्राइवेटाइज करने की खबरें जो सामने आई उससे काफ़ी बेचैनी पैदा हुई। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका एक शानदार माजी रहा है, रिकॉर्ड रहा है कामों का, उसे वो आगे बढ़ाते हुए मुमरा की ये बच्ची, आज उन्हें मुमरा की बेटी का भी लक़ब मिल चुका है, वो आगे बढ़ रही हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी उन्होंने हमसे बातचीत की है, बहुत खुली बातचीत की है। वो हम आपके लिए विजुअल पेश करेंगे, उनका पूरा इंटरव्यू आपके सामने पेश करेंगे। उन्होंने एक बात और बताई कि 7 दिन के बाद यहाँ की जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, वो उनसे मिलने के लिए आती है, उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए, उनकी हेल्थ पूछने के लिए। यानी देखा जाए तो कितनी बेहिसी है यहाँ के इंतज़ामिया को लेकर या जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त शहर में 2 धरने हैं अलग अलग जगहों पर। एक ये सरकारी अस्पताल के लिए धरना IUML का है और MIM का धरना जो है मेक कंपनी के पास है, जहाँ शाहीन बाग हुआ करता था। वो भी बहुत अहम इशू है। कहीं ना कहीं आवाम में भी हम देख रहे हैं कि वो बेदारी नहीं पाई जा रही है। हम अपने चैनल के माध्यम से आवाम से भी अपील करेंगे कि जो जायज़ मांगे हैं कम से कम उसके पीछे आपको ज़रूर आना चाहिए, मास मूवमेंट खड़ा करना चाहिए, तब जाकर आपको हक मिलेगा। ये दोनों अगर बैठे हुए हैं तो आपके हक के लिए बैठे हुए हैं, आपको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं सियासी प्लेटफॉर्म से ही सही, लेकिन आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपके लिए पेश करेंगे। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। हम देख रहे हैं कि मुमरा शहर में इस वक्त 2 जगहों पर तारीख़ी एतबार से 2 बहुत अहम ही धरने दिए जा रहे हैं। भूख हड़ताल किया हुआ है, जो बेसिक इशूज़ हैं, बुनियादी इशूज़ हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया इतनी बेहिस हो चुकी है कि उनके कानों पर कोई जू रेंगती नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रूह रवां है मुमरा में फ़रह शेख, जो अपने तेज़ तर्रार तेवर के लिए जानी जाती हैं। आज कितना दिन हो गया आपको यहाँ पर भूख हड़ताल? अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा 8वां दिन है भूख हड़ताल का और कुछ 2 मांगों के बिना पे हम यहाँ पर बैठे हुए। सबसे पहली और जायज़ मांगे हमारी है, क्योंकि किसी भी शहर का सबसे पहला जो एक सरकार का जो होना चाहिए वो है हेल्थ। आपका हेल्थ इशू जो है, हेल्थ ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए। जब आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, हेल्थ के नाम पे आप क्या दे रहे हो? यहाँ का NCP वाले जो नौटंकी करते हैं, हेल्थ के नाम पे आप जगह जगह पे मेडिसिन कोई कैंप लगा देते हो, मेडिकल कैंप लगा देते हो। ऐसे नहीं होता है। आपको एक सरकारी हॉस्पिटल देना चाहिए। बाकायदा एक शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो 15 साल की NCP की इस टेन्योर पर लानत है, क्योंकि वो लोगों ने एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं दे पाए। तो आज ये काम, आज इस धरने पे अगर ये प्राइवेट हो रहा है, यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के MLA का काम बनता था कि इस जो है प्राइवेटाइजेशन को रोके, लेकिन आज मुमरा के बच्चों को अपने हक के लिए बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे कॉरपोरेटर, ऐसे MLA का हम समझते हो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जब ये अस्पताल का यहाँ प्लान आया था तो ये था कि शायद 2 फ्लोर रहेगा इसका, ग्राउंड +2, लेकिन हम देखते हैं ग्राउंड +1 ही बना हुआ है इसके अंदर। और अभी भी सही मानों में बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ओपन भी नहीं हुए हैं। इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये कैसा है, मुझे समझ में आ रहा है जहाँ तक है कि हालांकि ये पास हुआ था 2007 में, ये हॉस्पिटल जो है वो पहले पास हुआ था, लेकिन 2009 से जब से ये NCP का टेन्योर हमारे मुमरा में शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इनकी जो है ना बुरी नज़र पड़ी है हमारे मुमरा पर। और अब ये देखेंगे, ये इनकी बुरी नज़र का नतीजा है
कि भाई ये G+2 को जो है ना इन लोगों ने G+1 कर दिया। सबसे बुरी बात पता है आपको क्या है ये, कि ये हॉस्पिटल G+2 54 करोड़ में बनने वाला था, आज ये G+1 जो है वो 150 करोड़ में बना है। तो ये 100 करोड़ का जो स्कैम है ना, इसमें मुमरा की जनता तकरीबन ये बहुत बड़ा आरोप आपकी तरफ से लग रहा आरोप नहीं है है। नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, बहुत बड़ा आरोप इसका लग रहा है। इसके मतलब आपके पास प्रूफ वगैरह सब? जब मेरे पास प्रूफ है इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि मैंने आरटीआई से सारे पेपर्स निकाले हैं, उसके अंदर मेरे पास प्रूफ है कि ये हॉस्पिटल, और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ पर जो है हॉस्पिटल को बनाने के लिए पैसे दिए, वो पेपर भी मेरे पास मौजूद है। ये सारे पेपर, ये नहीं, आप ये सोचिए G+2 को 54 करोड़ दिया था और G+1 बनने के लिए 154 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। तो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी पैसे, तो ये 100 करोड़ का जो स्कैम हुआ है ना, इसमें मुमरा की जनता आने वाले 30 सालों तक फ्री में इलाज करवा सकती थी। इतना पैसों का इन लोगों ने जो है घोटाला किया हुआ है। एक और सवाल मैं आपसे करूँ, अहम सवाल करूँगा। अभी पिछले दिनों एक जनसभा हुई थी राष्ट्रवादी पार्टी की, उसमें बताया जा रहा है कि जो यहाँ के मकामी एमएलए हैं उन्होंने आपको जिन्ना से जोड़ने की कोशिश की है। इनके हालात तो देखो, एक हमारी बहन वहां उपोषण पे बैठती है, चुपचाप रात को घर चली जाती है, मस्त जाके घर में बिरयानी खाती है और सुबह आके फिर उपोषण में बैठ जाती है। अभी जान दो, अपनी बहन ही है, माफ कर दो उसको। पर कितने बिल्डिंग वाले ऐसे बताओ जिसको इस बहन ने जाके तकलीफ दे के वसूली की है 50,000 लाख रुपया, 50,000 लाख रुपया की इलीगल बिल्डिंग जहां भी हो, तो हमारी बहन पहुंच जाती है। तब नहीं सोचती है कि वो मुसलमान है, वो बड़ी यानी जिना की पोती है, ऐसी बात करती है। मुस्लिम क्या लीग, उनसे लीग की पार्टी हो, मुस्लिम लीग, मुझे लगता है जिना की पोती है, ऐसी बात करती है। कम से कम 25 बिल्डर मेरे पास है जो बता देंगे कि हमारे से कितने पैसे लेंगे। मेरे को उस पर उसका खर्चा पानी भी है ना, बेचारी का चलना चाहिए। तो ऐसा पैसा नहीं कमाएंगे तो खर्चा कहां से लाएंगे? ठीक है, चलता है, टोरेंट की बिल सेटल करो, इलीगल बिल्डिंग से पैसे कमाओ, इलीगल कनेक्शन करो, पैसे कमाओ, और बाकी जो वक्त है वो जितेंद्र आव्हाड को गालियां। तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह आपने? जी, मेरी देखिए, मैंने तो हमें मुस्लिम लीग खड़ी ही इसीलिए रहती है कि जहाँ गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको आप गलत ठहराओगे तो आपको लगता है कि हम अपने लिए भी फाइट नहीं करेंगे। हमने कानूनी फाइट जो है वो अपने हिसाब से चालू कर दी है, हमने इसकी कंप्लेंट दी है बस। लेकिन ये है कि भाई यहाँ पर हर पुलिस प्रशासन भी जो है वो प्रेशर में काम करती है ना, तो हमारे यहाँ पर भाई इनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि सही में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि मेरी कल मतलब मैंने अपना लिखित कंप्लेंट और वीडियो जो है वो पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई को दे चुका है, कोरटकर साहब को। उन्होंने कहा कि मैं डीसीपी से इस बारे में हमारी मीटिंग होने वाली है रात में। अब आज जो है वो उनकी नाइट ड्यूटी, तो मैं आज पता करूँगी, अपडेट लूँगी कि वरना फिर मैं डायरेक्ट अभी एफआईआर के लिए हम लोगों ने बोल दिया उनको, तो एफआईआर ज़रूरी है उनके ऊपर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, इनकी एजुकेशन पे मुझे शक होता है। क्योंकि आप मुझसे कहते हो मैं जिन्ना की अगर पोती हूँ, तो क्या आपको मालूम है जिन्ना कौन थे और मेरी पार्टी कौन सी है? जिन्ना जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे, पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद ये पार्टी को कायम किया, और ये जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 10 मार्च 1948 को जो है मजाज है राजा जी हॉल में जो है ये पार्टी की जो है बुनियाद है। अभी मैं 10 मार्च को 75th प्लेटिनम जुबली में वहाँ से मना कर आ रही हूँ, और आप मुझे जो है वो जिन्ना से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब आपने मेरी नेशनैलिटी पे आवाज़ उठाई है, नेशनैलिटी पे उंगली उठाई है आपने, तो अब इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं कैसे जिन्ना की पोती हूँ। और मुझे पता है कि मैं किसकी पोती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के जो दादाजी थे वो सुभाष चंद्र बोस की जो है वो आर्मी में काम करते थे, और उसके बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े वहाँ पर जोगेश्वरी में अगर आज आप भी जाओ तो चाचा नगर कह के जो एक बस्ती उन्होंने बसाई है, ऐसे दिग्गज बस्तियाँ उन्होंने वहाँ पर बसाई है। आज भी मेरे दादा के नाम पे वो फेमस, आप किसी से भी उसकी हिस्ट्री जान लीजिएगा। तो प्लीज़ हाँ, और ये भी नहीं, मेरे दादा वहाँ पर अलहमदुलिल्लाह उन्होंने मंदिरों का जो है वो मंदिरों का नाम बता दें दादा का अपने। फ़कीर मोहम्मद शेख, उन्होंने अगर किसी को भी फ़कीर मोहम्मद गौस मोहम्मद, अगर पूरा नाम आपको किसी को भी पूछोगे कोई भी आपको वहाँ पर बताएगा कि ये इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए भी मंदिरों। सर, ये आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आप एक फ्रीडम फाइटर की पोती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज उनका खून मुझ में दौड़ रहा है, इसलिए हम आज लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वरना सही। फरद एक अहम सवाल आपसे,
आज आपने बताया कि 8वां दिन है आपको इस अनशन पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। अभी तक इंतजामिया की तरफ से, सिस्टम की तरफ से आपसे क्या बातचीत की गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताना है आपको कि इनकी 7 दिन बाद इनकी इंसानियत जागी। 7 दिन बाद इनको कंसर्न याद आया। 7 दिन बाद इन्होंने कल रात में मुझसे टीएमसी के अधिकारी आए थे। उन्होंने कहा, मतलब शिवाजी हॉस्पिटल के जो डीन है नए, राकेश करके उनका नाम है, राकेश बरोड़ आई थिंक उनका नाम है, तो उन्होंने कहा एडिशनल कमिश्नर ने उनको भेजा है यहाँ पर। 7 दिन बाद उनको भेजा है और उन्होंने मुझसे आगे कहा वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। तो मैंने सर आपको 7 दिन बाद मेरी हेल्थ का कंसर्न हुआ? आपको 7 दिन बाद हमारी आपको जो ह्यूमैनिटी जागी आपकी कि एक फीमेल भूख हड़ताल पर बैठी है, वो भी जायज़ मांगों को लेकर, और आपको एक हफ्ते बाद याद आ रही है ये चीज़ें। तो खैर उन्होंने वो आए थे और टीएमसी की तरफ से तो अप्रोच हुआ है। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे मान जाइए, लेकिन हमने अपनी सीधी मांग रख दी कि हमको प्राइवेटाइजेशन चाहिए ही नहीं। वो इसीलिए अगर हमारे पास यहाँ पर मुमरा में 2-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते, उसमें से एक आप प्राइवेट करते या कोई सिचुएशन की बिना पे, तो हम समझते, या आप इस हॉस्पिटल को 2-4 साल चला दिए, उसके बाद आप समझ रहे हो कि भाई इसमें लॉस हुआ है या किसी तरीके की परेशानी आ रही है, तो हम समझ में आता था कि अच्छा ठीक है इसको प्राइवेट करो। आपने इसको चला के देखा भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं कि मतलब हम लोग उसको किस तरीके से चलाना, उससे पहले आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको प्राइवेट कर देंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुमरा की आवाम के लिए क्या संदेश, क्या पैगाम? क्योंकि आपको मैं बता दूं, शिवाजी हॉस्पिटल को 700 बेड का किया जा रहा है अभी, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और हर जगह हर चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। अभी मैटरनिटी वहाँ पर पूरी तरीके से सुधारा गया, कितना A1 क्लास का बना है वहाँ पर जो रिलेटिव्स रुकते हैं उनके लिए फ्री फूड सर्विसेज दी गई है। तो सारी चीज़ें आप शिवाजी हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या एक इकलौता सरकारी हॉस्पिटल मुमरा को 13 साल बाद नसीब हुआ है, आज मुमरा वालों को उनके सब्र का फल मिला है, तो क्या एक 100 बेड की फैसिलिटी नहीं दे सकते ये लोग? हमने उनके सामने और भी ऑप्शन रखा कि अगर टीएमसी सक्षम नहीं है तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके से चलाने का बोल रहे हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रही है। तो इसीलिए हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनसे बात की है और उन्होंने हमारी चीज़ों को समझा है। अब वो ये सारी चीज़ें जाकर जो है वो कमिश्नर साहब और आगे बात रखेंगे अपने। वहाँ से आवाम से क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवाम की जो सपोर्ट होना चाहिए, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मास मूवमेंट जो होना चाहिए था वो हमारे आवाम में नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह क्या लगती है आपको? नहीं, कैसा है, ये बात आपने बिल्कुल सही, कैसा है कि अब लोगों को समझना चाहिए कि साथ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग तो आ रहे हैं, जिसको जैसा वक्त मिलता है, रात में 1-1, 1.5, 2-2 बजे तक लोग यहाँ रुकते हैं, अपना टाइम बना के रखा रहते हैं, लेकिन उनको ये बात समझनी ज़रूरी है कि एक साथ आना कितना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आप वो हो जो सरकार में लोगों को बिठाते हो और आप ही वही लोग हो जो उनको वहाँ पर से गिरा सकते हो। और आप ही के लिए और आप ही के लिए अस्पताल यहाँ पर है। सॉरी, नहीं बोलिए आप, कंटिन्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये बात समझना चाहिए कि ये सरकारी हॉस्पिटल आपके एरिया में आपके लिए मिला है, आपके पैसों से, आपकी पैसों की खरीदी हुई ज़मीन है। आप अगर कोई जायदाद खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, अगर कोई उसके अंदर इंटरफेयर करता है तो क्या आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो? आगे उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हो? तो अपने खुद के पैसों के बने हुए हॉस्पिटल के खिलाफ क्यों नहीं लड़ाई कर रहे? ये मुमरा वालों के ऊपर लाजिब है। शर्म, मुझे ऐसा लगता है, आप कल 2 स्टूडेंट मेरे से मिलने हैं, एक 6th स्टैंडर्ड की, 4th स्टैंडर्ड की, उनसे मिलकर मेरी एनर्जी डबल हो गई। मैं सारी तकलीफात को मैं भूल गई थी। वो बच्चे समझ रहे कि ये दीदी बैठी है तो हॉस्पिटल को बचाने के लिए उन्होंने अपने घर वालों के साथ आया, बोले मैं दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोलने आऊँगी। अरे जब छोटे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है तो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं पोस्ट पे बोलते हैं, जो उलमाएँ हैं और बाकी दिगर जो है डॉक्टर्स है, टीचर्स है, एडवोकेट्स है, हर किसी के घर में, अरे हर किसी को ज़रूरत है हॉस्पिटल की। और वक्त बोल के नहीं आता, कोरोना का अभी दौर गुजरा है, किसी की हालत संभली है, किसी की नहीं संभली है। और ज़्यादा दूर में अभी कोरोना के टाइम पर हमारी मुमरा की बेटी आसमा हॉस्पिटल के बाहर जो है वो उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल ने उनको भर्ती नहीं किया। अरे ऐसी इमरजेंसी केस आएगा तो क्या सरकारी हॉस्पिटल हमारे काम नहीं आएगा? तो ये चीज़ों को समझना मुमरा वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है, दिल से गुजारिश है, प्लीज़ एक मास मूवमेंट करिए। तो इस चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमारा जो है वो हक लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और मुमरा वालों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम ये प्राइवेटाइजेशन आराम से रोक सकते हैं। नितिन बैठ बैठ नहीं बैठने के अच्छे खड़े अच्छे हेलो वो खड़े में अच्छा है।
नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुमरा शहर की एक अहम शख्सियत यूसुफ भाई, जिनकी एक तंजीम है और हम देख रहे हैं कि वो भी फ़रज शेख की हिमायत में यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ यूसुफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? अपनी तंजीम का नाम बताएं और आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ज़रा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ फारूक खान है। मैं अब दिव्यांग जो माजूरों की संस्था होती है, माजूरों के लिए काम करने वाली संस्था का अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय दिव्यांग सेना। और इसी तरह से थाना कुर्ला के मेरे जो भी है संगठना और संस्था के लोग आए, जैसे आनंद मनकर है, जैसे ये मंगेश सालवी है, ओम प्रकाश बालुटिया, तुलसी, नितिन जगदाड़े, महबूब शेख, ये सब मेरे दिव्यांग भाई लोग हैं। ये फ़रज शेख को इधर सपोर्ट के लिए आए और हम लोग आज 8 दिन से हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि मुमरा की आवाम का पैसा लगा, मुमरा की आवाम का पैसा लग के हॉस्पिटल तैयार हुआ है, तो मुमरा की आवाम को गवर्नमेंट सुविधा देना चाहिए। मगर ये प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। जिस तरह से कचरे का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिस तरह से हमारा पैसे से लग के स्टेडियम बना उसको प्राइवेट कर दिया गया है और टोरेंट को लाके हमारी इधर पे मुसल्लत कर दिया गया है। हम लोग इससे बहुत तकलीफ में आज जी रहे हैं। ये कैसा जी रहे हैं हमारे मुमरा वासियों को मालूम है। इसलिए हम वापस ये दोहराना नहीं चाहते कि इसे भी आप ये प्राइवेटाइजेशन करके हमको और तकलीफ दें। इसलिए हम जो हमारी मुमरा की बेटी है, जिसे मुमरा के अपना जुलूस कमेटी ने आयरन लेडी का खिताब दिया हुआ है, उसे हम लोग सपोर्ट करने के लिए, और इनको अल्लाह से हमारी दुआ है कि इन्हें कामयाब करे अल्लाह ताला। इसलिए हम लोग इनके लिए, हम इनके सपोर्ट में हम लोग। ये हमारी शबनम रहने महिला अध्यक्ष ये भी बताएगी कि इनके बच्चा हैंडीकैप होने के बाद में भी ये आके इनको सपोर्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम है। मेरा बच्चा खुद का एक हैंडीकैप 100% है। मैं उसको घर पे डायपर लगा के, बल्कि मैं उसको घर पे छोड़ के आती हूँ। मैं जैसे अपने बच्चे को छोड़ के आके फ़रत मेरी जो बहन खड़ी है, मैं इसका साथ दे रही हूँ, तो क्या बाकी के लोग को देने नहीं होता है क्या साथ? क्या वो लोग नहीं आ सकते हैं? क्या इतने अंधे हो गए हैं लोग कि ऐसी बहन का साथ नहीं दे सकेंगे लोग? मी आलो, तुम्ही घेऊ शकत नाही। जी बोलिए। मी आनंद बनकर, BJP दिव्यांग ठाणे जिल्हा अध्यक्ष आहे मी। आज इथं जे खाजगीकरणासाठी शासनाने घाट घातलेला आहे, खरं म्हणलं तर जे मुंब्रावासी आहे त्यांना हे हॉस्पिटल त्यांनी बनवण्यामध्ये खूप मोठा हात आहे आणि आता याचं खाजगीकरण हे रोखलं पाहिजे। शासनाने जो असं निर्णय घेतला आहे तो मागे घेतला पाहिजे, जे जनसामान्यांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे। आणि त्याच्यामध्ये माझे आज दिव्यांग बांधव सर्व आलेले आहेत तिथे आणि त्यांचं एकच म्हणणं आहे की शासनाने हे जे काही आता खाजगीकरणाचं ठरवलेलं आहे ते मागे घ्यावं आणि मुंबईतील जे काही आमची दिव्यांग बांधव आहेत, ते बंधू भगिनी आहेत, त्यांना ते सुविधा मिळते ती मिळावी। आणि आमची ताई जे उपोषणाला बसलेली आहे त्यांना सर्व आमचा अपंग बांधव आम्ही यांना येऊन आम्ही समर्थन देऊ शकतो। तर इतर जे बांधव आहेत, जे मुंब्र्यातील जे बंधू भगिनी नाही, मी त्यांना आवाहन करतो की त्यांना येऊन आपलं एक सपोर्ट देणं गरजेचं आहे। कारण हे जे आता उपोषणाला बसलेले आहेत ते अजून म्हणजे त्यांच्यासाठीच बसलेले आहेत, सर्वांसाठी बसलेले आहेत, सर्व बांधवांसाठी बसलेले आहेत। तर त्यांना एक शासनाने जो घाट घातलेला आहे खाजगीकरणाचा, तो त्वरित मागे घ्यावा। सेवक फिर से बोलिए। आज कुर्ला से बोल रहा हूँ, ठक्कर कॉलोनी से, और मुमरा आया हूँ मैं। इन लोग आज 8 दिन से है ना, 8 दिन ये लोग बैठे हैं और ये जब सब प्राइवेट करेगा तो गलत ही है ना। और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सब प्राइवेट करेगा तो पब्लिक तो परेशान तो हो रही है। आज कितना सब योजना है ना, सब प्राइवेट करते आ रहे हैं। और ये लड़की है जो बेटी है धरने पे, तो उसके थोड़ा भी किसी को शर्म नहीं आता है कि आके इनको सपोर्ट करना चाहिए ना, कि वो उनके पूरे पर्सनल तो काम नहीं कर रही है ना। आप खुला से आगे। हाँ, खुला सा है, तो ये पर्सनल तो काम नहीं कर रही है ना, तो इसको सहयोग करना चाहिए। और मेरा विनंती है कि सरकार को भी कि ये पीछे लेवे, जो भी इन्होंने जो योजना अपना क्या बोला प्राइवेट करे जो, और इनको सहयोग करे। तो आपका पूरा समर्थन फ़रज शेख को? हाँ, पूरा समर्थन हमारा।